नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बहुत बोलने वाले प्रधानमंत्री अगर चुप हो जाएं तो यह देश के लिए प्रश्न होना चाहिए कि इस चुप्पी की वजह क्या हो सकती है। यही अगस्त का महीना था, लेकिन साल था 2012, जब नहीं बोलने का आरोप झेलने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। मुश्किल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह का कहा हुआ यह शेर चुरा भी नहीं सकते, उन पर ही उल्टा पड़ जाएगा। यहां तो लगता है कि ट्रंप ने किसी के सीक्रेट की आबरू रख ली है, इसलिए उसे खामोश रहना पड़ रहा है। वरना 140 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री ट्रंप की धमकियों पर ट्रंप का नाम लेकर बोल नहीं पा रहे, साफ साफ आवाज नहीं निकल रही। इसे समझने का और क्या कारण हो सकता है? जिन महात्माओं ने ट्रंप के विजय के लिए हवन किया, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के लिए हवन करना चाहिए, ताकि उनमें शक्ति आए और वे ट्रंप की अपमानित करने वाली भाषा का विरोध कर सकें। अमेरिका ने 25% टैरिफ के ऊपर 25% की पेनाल्टी लगाकर भारत का सम्मान किया है या अपमान? अगर अपमान किया है, तब फिर भारत के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? बात केवल अपमान की नहीं है। टैरिफ डील का ना होना अमेरिका के साथ भारत की कूटनीति की भी नाकामी है। भारत के पास अभी भी 21 दिनों का समय है, लेकिन इतनी दोस्ती होने के बाद भी कूटनीति, विदेश नीति में महारत होने के तमाम दावों के बावजूद भारत डील क्यों नहीं कर पाया? इस सवाल को भी जरा टटोल कर देखिएगा, या फिर कोई और वजह रही है जिसे लेकर डील होनी ही नहीं थी। इस डील में केवल टैरिफ का मामला नहीं है, भारत को अपमानित करने का भी है। ट्रंप ने विदेश नीति के नाम पर तमाशा करने वालों का बताशा बना दिया है। 1 मिनट के लिए इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इनका सीना 56 इंच का नहीं है, 56 इंच का। और ना ही इनके लिए किसी ने नारे लगाए, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। यह लूला है, ब्राजील के राष्ट्रपति। इन्होंने ट्रंप को चैलेंज कर दिया है। लूला ने रॉयटर्स से कहा है कि वे ब्रिक्स के नेताओं से बात कर ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ साझा बयान जारी करना चाहते हैं। वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना चाहते हैं। लूला ने कहा कि याद रखना चाहिए कि G20 में ब्रिक्स के 10 से अधिक देश हैं। इसलिए कहा कि लूला की तस्वीर को ध्यान से देखिए और याद रखिए, क्या भारत उस संयुक्त बयान पर साइन करेगा? लूला कह रहे हैं कि ब्रिक्स की तरफ से साझा बयान जारी होना चाहिए। इस तरह का प्रस्ताव भारत की तरफ से क्यों नहीं आया? मोदी सरकार ने इस मामले में वैश्विक स्तर पर कौन सी बड़ी पहल की है? विश्व गुरु किस दिन के लिए बन रहे थे? हिंदी प्रदेशों की गरीब जनता को विश्व गुरु बनने का सपना इसी दिन के लिए दिखाया जा रहा था, या विश्व गुरु के नाम पर दुनिया की सैर करने का मजा लिया जा रहा था? इस समय फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस भारत के दौरे पर हैं। उनके दौरे को लेकर एक प्रेस वार्ता हुई। एक पत्रकार ने पूछ दिया, क्या दोनों नेताओं ने ट्रंप की टैरिफ नीति पर कोई बात की? क्या दोनों देशों पर ट्रंप की अनुचित नीतियों का असर पड़ा है? तो इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के सचिव पी कुमारन कहते हैं, नहीं, ट्रंप के लगाए टैरिफ के बारे में कोई बात नहीं हुई। इतनी बड़ी घटना हो रही है और दो देश के प्रमुख इस पर बात भी नहीं कर रहे हैं। At any point of time, did the two leaders exchange their views on Trump's trade and tariff policy, as both the countries have been impacted by their unjustified policy? In terms of possibilities for cooperation. On Trump tariffs, there was no discussion on the tariffs imposed by the US on India or any other country. कितना ध्यान रखा जा रहा है कि ट्रंप को लेकर, अमेरिका को लेकर कुछ ऑन रिकॉर्ड ना निकल जाए। आप देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला इंटरव्यू दे रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ट्रंप की नीतियों पर उनकी क्या राय है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। राहुल गांधी ने चुनौती दी, लोकसभा में ट्रंप का नाम लेकर बात कीजिए, तो उन्होंने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। 50% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है, भारत को भेदभाव वाली डील की तरफ धकेलने का प्रयास है। बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कमजोरियों को भारत के नागरिकों के हितों पर हावी नहीं होने देंगे।
राहुल भी कह रहे हैं ट्रंप बुली हैं, धमकाने की आदत है, उन्हें जवाब देना चाहिए। तब भी प्रधानमंत्री मोदी बयान नहीं दे रहे। राहुल ने जब डेड इकोनॉमी वाली बात को सच कह दिया तो कितने मंत्री आलोचना करने आ गए। अब राहुल कह रहे हैं ट्रंप को जवाब दीजिए, तो चुप्पी मार गई। कागज के टुकड़े पर जवाब दिया जा रहा है। यह विदेश मंत्रालय का प्रेस नोट है। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप का नाम तक नहीं, 50% टैरिफ लगाने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित लिखा गया है। इतनी कमजोर दलील है कि पूछिए मत। लिखा है बाकी कई देशों ने अपने देश हित में फैसले लिए हैं, लेकिन भारत पर अलग से टैरिफ लगाया गया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टीवी पर आकर दुनिया के सामने बयान दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, और भारत प्रेस नोट जारी कर रहा है, वह भी इधर उधर की बात कर अपना जवाब तैयार कर रहा है। दुनिया के देश अपने हित में क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है। भारत को अपना मत लिखना चाहिए, अपने उदाहरणों के साथ लिखना चाहिए कि उसके सेक्टर कौन कौन से सेक्टर क्यों जरूरी हैं, और उस पर वह समझौता नहीं करेगा। अब आप इस बयान की तुलना चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान से कीजिए। जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका ने चेतावनी दी है, अगर चीन रूसी तेल खरीदता रहा तो उस पर और टैरिफ लग सकता है। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जवाब देते हैं, चीन के ऊर्जा को लेकर चीन वही फैसले लेगा जो हमारे हित में है। टैरिफ के युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। दबाव और जोर जबरदस्ती से मसले हल नहीं होंगे। चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के उद्देश्यों की रक्षा करेगा। चीन ने यह नहीं कहा कि भारत भी रूस से तेल खरीदता है, अमेरिका भी आयात करता है, बल्कि अपने दम पर अपने हितों के हिसाब से जवाब देता है कि हम वही फैसला लेंगे जो हमारे हित में है। क्या आप इस अंतर को समझ पा रहे हैं? और भारत में क्या होता है जब प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सवाल किया जाता है तो कह देते हैं आप प्रेस नोट पढ़ लीजिए, वाणिज्य मंत्री का संसद में दिया गया जवाब सुन लीजिए। On the impact of the economy, again, the Commerce Minister has made a statement. A statement was also made from the government side on this particular issue, where various issues have been talked about. We have talked about, how that we are looking into the implications of this. So I would, refer you to these statements. क्या अब प्रेस नोट को ही भारत का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए? जब कॉलेज में किसी के नंबर खराब आते हैं तो ऐसे छात्र अक्सर बहाने बनाते हैं। इस बार पेपर बहुत टफ था, सिर्फ उसी के नहीं कई छात्रों के नंबर कम आए हैं। भारत के प्रेस नोट को पढ़कर इसी बहाने की याद आती है कि अब मान लिया जाए कि जिन देशों ने डील की है उन्होंने अपने देश हित का ध्यान रखा, तब इसी का जवाब दीजिए कि भारत क्यों नहीं डील कर सका। नाम लीजिए और बताइए कि किस देश की बात आप कर रहे हैं, ब्राजील की, चीन की या बांग्लादेश से लेकर दक्षिण कोरिया की, जिन्होंने अमेरिका से डील कर ली है। क्या इनके सामने भारत के उत्पादक टिक पाएंगे? दक्षिण कोरिया 25% से घटाकर 15% पर ले आया, वियतनाम 46% से घटाकर 20% पर ले आया, इंडोनेशिया 32% से घटाकर 19% पर, और जापान 25% से घटाकर 15% पर ले आया। यूरोपियन यूनियन 30% से घटाकर 15% पर, बांग्लादेश 37% से घटाकर 20% पर टैरिफ ले आया है। एआई से मेरी आवाज, मेरी तस्वीर की नकल कर कई सारे भद्दे चैनल बना दिए गए हैं ताकि आप दर्शकों को झांसा दिया जा सके। देश को भी इसी तरह झांसा दिया जा रहा है। इसलिए आप हमारे वीडियो को ravishkumar.official पर ही ध्यान से देखिए। पता चलेगा कि 11 साल से विदेश नीति के नाम पर आपको मूर्ख बनाने के लिए आपके ही टैक्स के पैसे और समय को बर्बाद कर दिया गया। जब दोस्ती का तमाशा किया जा रहा था तब भी गोदी मीडिया और चेलों की फौज लगाकर माहौल बनाया जा रहा था कि हम सुपर पावर बन गए हैं, सब कोई भारत की तरफ दौड़ रहा है। अब जब दोस्ती का बताशा बन गया है तो गोदी मीडिया और चेलों की फौज कहने लगी है भारत के लिए सुनहरा मौका आया है आत्मनिर्भर बनने का। 11 साल से आप क्या कर रहे थे? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी, क्या हुआ इन सब का? कोविड के समय मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत लॉन्च हुआ और आत्मनिर्भर इतना हुआ कि जिस चीन के ऐप बैन कर रहे थे, फुलझड़ियों पर बैन लगा रहे थे, उसी से $100 अरब का आयात करने लगे। चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ गया। आत्मनिर्भर भारत के 5 साल हो चुके हैं। आप तो आईफोन की फैक्ट्री खोलने को लेकर भी आत्मनिर्भर भारत से जोड़ने लगे थे। अब फिर से हवा भरी जा रही है कि स्वदेशी खरीदिए। अगर फोन ही खरीदना हो स्वदेशी
तो कौन सी स्वदेशी कंपनी बची है जो फोन बनाती है, और उस फोन में चीन से कितना पार्ट लगा हुआ है? क्या आप जानते हैं? आप जानते भी हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरह आप भी सच्चाई स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। अब तो उसी आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने घोषणा की है कि वह अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में $100 अरब का निवेश करेगी। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ की गई एक प्रेस वार्ता में एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि वे अमेरिका में 19 अरब चिप बनाएंगे। केवल अमेरिका में बनाई गई रेयर अर्थ मैग्नेट का ही इस्तेमाल होगा। इसके अलावा दुनिया में बनाए जाने वाले हर नए आईफोन और एप्पल वॉच पर अमेरिका में बना कांच लगेगा। इस सब का भारत पर क्या असर होगा, देखना बाकी है। किसी को नहीं पता, अगर ट्रंप की धमकी के बाद एप्पल ने भारत में आईफोन का उत्पादन कम कर दिया तो क्या होगा। जिस देश में 2 साल तक किसानों को लाठियों से पीटा गया, उनके रास्ते में कांटे बिछाए गए, कीलें गाड़ दी गईं, किसानों की बात करने वाले सत्यपाल मलिक को राज्यपाल होने के बाद भी अंतिम संस्कार के समय राजकीय सम्मान नहीं दिया गया, अब जब ट्रंप ने अपमान कर दिया है तो राजनीति की दुकान किसानों का नाम लेकर चमकाई जाने लगी है। ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनके कारण अब यह सरकार किसान किसान करेगी। अगर गले लगा लिया होता ट्रंप ने तो किसानों को भूलकर मोदी मोदी कर रही होती कि वाह, ये होती है कूटनीति, ये होती है गलबहियां विदेश नीति। आज सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री यहां थे। किसानों के लिए एमएसपी का C2+ 50% फॉर्मूला देने वाले एम स्वामीनाथन को याद किया जा रहा था और उनके बहाने किसानों के हितों का सबसे बड़ा चैंपियन बना जा रहा था। यहां इस हॉल में बैठे और प्रधानमंत्री की बातों पर ताली बजा रही जनता को क्या याद है कि 2 साल तक किसान सर्दी गर्मी बरसात में किस हाल में प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरह से पुलिस ने उन्हें लाठियों से पीटा था, गली गली में दौड़ाया था। क्या यह सब अब भुला दिया जाएगा जब प्रधानमंत्री मोदी के कृषि कानूनों को किसान अदानी के फायदे का कानून बता रहे थे और अब ट्रंप से बात नहीं बन रही तो शहीदी भाव में कहा जा रहा है किसानों के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार है। आप चुका रहे हैं या किसान कीमत चुका रहे थे, आगे भी चुकाएंगे। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। आज ही इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, पिछले साल के जनवरी से जून के मुकाबले इस साल 49% अधिक आयात हुआ है। अमेरिका को भारत का निर्यात भी 24% बढ़ा है, लेकिन वहां से आने वाले सामान में, कृषि उत्पादों में 49% की वृद्धि क्या कहती है, हम नहीं जानते। इस साल अमेरिका से कृषि उत्पादों का आयात क्यों बढ़ा है? एक सवाल का जवाब दीजिए। खेती को लेकर, खेती से जुड़े उत्पादों को लेकर अमेरिका भारत से क्या चाहता है? इसे लेकर अब क्यों भाषण दिया जा रहा है? अप्रैल महीने से लेकर डील चल रही है। कितनी बार भारत के कृषि मंत्री ने इन मुद्दों की जानकारी भारत के किसानों को दी है, जिलों जिलों में घूमकर बताया है, जनता को कुछ बताया भी गया है कि मसला क्या है। कितने किसानों को बुलाकर पूछा गया अमेरिका यह चाहता है और हम ऐसा नहीं होने देना चाहते। अमेरिका क्या चाहता था, सरकार ने आधिकारिक रूप से किसानों को कुछ भी बताया है? लेकिन ट्रंप ने अपमानित करना शुरू किया तो किसानों का नाम लेकर ललकारा जा रहा है और उसमें भी ट्रंप का नाम लेने की हिम्मत नहीं हो रही। 6 अगस्त को रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से खबर छापी है कि कई मुद्दे सुलझा लिए गए थे, लेकिन कृषि और डेयरी उत्पादों को लेकर अमेरिका से डील नहीं हो पा रही थी। इस बीच ट्रंप ने बयान दे दिया कि डील होने वाली है, तो भारत के अधिकारियों को गलतफहमी हो गई कि ट्रंप इसके बाद 1 अगस्त से पहले ही डील की घोषणा कर देंगे, मगर उल्टा हो गया। टैरिफ और जुर्माने का ऐलान करने लगे। भारत को उम्मीद थी कि अमेरिका भारत से डील करेगा, लेकिन जापान से डील हो गई, दक्षिण कोरिया ने डील कर ली, ईयू और पाकिस्तान के साथ समझौता हो गया। यह सब रॉयटर्स ने लिखा है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भारत के किसानों का 2 साल तक लंबा आंदोलन चला। इसे देखते हुए किसी भी सरकार के लिए असंभव है
कि वह भारत के डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल दे और लाखों किसानों की जिंदगी दांव पर लगा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं और यह समझ उनकी सिर्फ किसानों के आंदोलन से बनी है। वो जो बोल रहे हैं उसमें भी किसान आंदोलन की ताकत का असर बोल रहा है। अब सरकार को बताना चाहिए कि ट्रंप क्या चाहते हैं और भारत ने साफ साफ क्या कह दिया है। क्या भारत के किसानों को, पशुपालकों को इस बारे में कुछ भी बताया जाएगा? 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से माफी मांगी, कृषि कानून वापस लिए, तब कहा एमएसपी के लिए कमेटी बनेगी। 4 साल हो गए, उस कमेटी का रिजल्ट क्या निकला, कब निकलेगा? इसी मार्च में एमएसपी को लेकर अलग से एक संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया, मतलब 5 साल निकल गए। लेकिन अब अमेरिका ने अपमानित करना शुरू किया तो किसानों के नाम पर सम्मान की राजनीति का ढोल पीटा जाने लगा है। क्या यही सर्वोच्च प्राथमिकता है? 2022 तक ही किसानों की आमदनी 2 गुनी करनी थी, उसका आज तक पता नहीं चला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे हैं, किसानों की आय बढ़ाने पर लगातार काम किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि भाई आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो एक बहुत सिग्निफिकेंट एंड मच वांटेड स्टेटमेंट थी, और जिससे ये पता चलता है कि भारत का रुख अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस में क्या होगा। एंड आई थिंक ये कहना प्रधानमंत्री का कि भाई हम किसानों के साथ और डेयरी सेक्टर के साथ और फिशरमैन के साथ खड़े हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी था ये मैसेज। इट इज़ लाउड एंड क्लियर कि जो कोशिश थी अमेरिका की एग्रीकल्चर सेक्टर खोलने को, यानी कि वो उसको चीपर इंपोर्ट्स अमेरिका से भारत में आ सकें, उसको रोकने के लिए ये स्टेटमेंट जो है बहुत ही निर्णायक सिद्ध होगी। एक बात तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए सारे देश को, एंड आई थिंक वी वर एक्सपेक्टिंग दिस स्टेटमेंट टू कम फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। तो एक ये इसमें, लेकिन जो उन्होंने ये कहा है कि भाई हम एग्रीकल्चर को बिल्ड करेंगे और एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, या और भी जो चीज़ें रह गई हैं उसका हम करके एक एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों की उन्होंने इनकम की बात की है, जिसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी तक आपको याद होगा जब सरकार ने 2016 में कहा था कि हम अगले 5 साल में किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे। अगर वो दुगनी हो गई होती तो आज सारे देश में पार्टी ने ढिंडोरा पीटना था, और लेकिन वो नहीं हो पाई है। और जो लेटेस्ट फिगर्स हैं हमारे सामने, वो सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे जो हुआ था 2019 के डाटा के ऊपर, 2021 में उसकी रिपोर्ट आई थी, उसका ये कहना है कि किसान परिवार की औसतन आय सारे देश में वो 10,218 रुपये है। और 10,218 रुपये ये तो परिवार की आय है, लेकिन अगर हम किसान की आय देखते हैं सिर्फ खेती से, यानी नॉन फार्म इनकम उसमें अगर ना जोड़ी जाए, तो मात्र 27 रुपये प्रतिदिन खेती से इनकम निकलती है एवरेज जो है देश के किसानों के लिए। तो इससे बड़ा चिंता का विषय क्या हो सकता है कि 27 रुपये में अगर खेती का गुजारा हो रहा है, सिर्फ जो नॉन फार्म इनकम को हम एक्सक्लूड कर दें, तो मुझे लगता है कि ये चैलेंज बहुत सीवियर है और इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। कमेटी बनी थी एमएसपी की कुछ साल पहले, लेकिन उसका ज़्यादा मालूम नहीं है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के पास वो रिपोर्ट थी और जो अभी तक पब्लिक नहीं की गई है। ट्रंप का नाम लेकर जवाब नहीं दिया जा रहा है, किसानों का नाम लेकर वीर बन रहे हैं। इन्हीं किसानों को आंदोलन के समय आतंकवादी कहा जा रहा था। किसके लिए यह सब किया गया? किसानों के लिए या उद्योगपतियों के लिए? भास्कर की इस हेडलाइन को देखिए, 50% टैरिफ, 100% धोखा। कितनी चालाकी है। मतलब धोखा ट्रंप ने दिया तो ट्रंप को दोस्त बताने वालों ने क्या किया? भारत को धोखा उन लोगों ने दिया है जो ट्रंप से दोस्ती का झूठा दावा कर रहे थे और इसके प्रचार में जनता के करोड़ों रुपए फूंक रहे थे। अप्रैल महीने से टैरिफ का मसला चल रहा है। अगर इतनी ही दोस्ती थी तो इस दोस्त ने उस दोस्त को फोन किया, कोई बातचीत हुई? किसी भी चरण पर भारत की जनता को लगा कि ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं? रॉयटर्स की रिपोर्ट में लिखा है ट्रंप और मोदी के बीच सीधी बातचीत नहीं थी। भारत और अमेरिका की ट्रेड लॉबी में काम करने वाले एक व्यक्ति का बयान छपा है कि सीधी लाइन होती तो शायद कुछ बात बन जाती, मगर भारत के अधिकारी का बयान छपा है हाल के तनावों के कारण दोनों के बीच सीधी बातचीत मुश्किल थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं तो भक्त लिखने लगे, अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं।
अभी अभी तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा था। खुद भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी यह बात कह रहे हैं। उस पर तो चीन का नाम लेकर बोला नहीं गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे को लेकर बात घुमाई जा रही है कि अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। जिस चीन को आप आंखें नहीं दिखा सके, उससे गले मिलकर आप अमेरिका को आंखें दिखाने की बात कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है, गुजरात में चीन के सामान के बहिष्कार की बात कर रहे थे, वह भी इशारों में। छोटी आंख वाले गणेश जी का नाम लेकर चीन की तरफ इशारा किया जा रहा था। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। मुझे हैरानी है कि ट्रंप के टैरिफ बाद में अभी तक नेहरू की कोई गलती नहीं मिली। नेहरू ने इतनी गलतियां की हैं, टैरिफ को लेकर गलती करना कैसे भूल गए? जब भारत की जनता को मूर्ख ही बनाना है तो नेहरू की गलती कहीं से खोज लाइए। यही कह दीजिए कि नेहरू ने अब की कोई गलती नहीं की और यह नेहरू की सबसे बड़ी गलती है। जिस ट्रंप को दोस्त बताने में भारत की गरीब जनता की जेब से टैक्स निचोड़ निचोड़ कर अमेरिका के टेक्सास और भारत के अहमदाबाद में करोड़ों रुपए की महफिल सजाई गई, वह दोस्ती आज कहां है? जनता के सामने गले मिलकर कौन दिखा रहा था विदेश नीति की यह नई भाषा है? सब भारत के पीछे चलने लगे। इस दोस्ती का प्रदर्शन तो प्रधानमंत्री मोदी ही कर रहे थे। उनकी तारीफ में कसीदे कसे जा रहे थे कि विदेश नीति को बंद कमरे से बाहर निकाल लाएं। तो आप बाहर आकर बताइए कि ट्रंप ने टैरिफ के साथ साथ 25% का जुर्माना लगाकर भारत का अपमान किया है या सम्मान किया है? यह विदेश नीति की नाकामी है या नहीं? ये लोग जो यहां इस स्टेडियम में बैठे हैं, जब भी अपना वीडियो देखते होंगे, खासकर आजकल, तो उन्हें कैसा लगता होगा? उन्हें क्या याद आता होगा? क्या उनके साथ धोखा नहीं हुआ? बताकर लाएगा, इतिहास बन रहा है। और अब इस वीडियो का रिप्ले देखकर लगता होगा ट्रंप ने भारत के साथ नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेडियम में इन लोगों को बुलाकर उनके साथ धोखा कर दिया। दोस्ती थी नहीं कभी, दिखाने के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, फ्री फंड में लोग तालियां बजाकर चले गए। फरवरी महीने में प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन गए। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद की मुलाकात थी। जिस रैली को कोई पूछ नहीं रहा था, न तब न अब, उसे प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक बता रहे थे, उसकी गूंज याद कर रहे थे। तो अब उस गूंज का क्या असर है? ट्रंप के दहाड़ के आगे वो गूंज क्यों खामोश हो गई है? मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। कायदे से बताया जाना चाहिए कि आईटी सेक्टर से लेकर दवा सेक्टर की कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनका कारोबार अमेरिका से 40 से 70% तक होता है। उन कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा, कितनी नौकरियां जाएंगी? कपड़ों के बाजार में भारत, चीन, वियतनाम, बांग्लादेश के बाद चौथा देश है अमेरिका में। गारमेंट सेक्टर की कई बड़ी कंपनियां हैं जो अमेरिका में 40 से 70% कारोबार करती हैं। इस टैरिफ से उन पर क्या कोई असर नहीं पड़ेगा? भारत का कपड़ा अमेरिका में महंगा होगा तो कौन खरीदेगा? फायदा वियतनाम का होगा जो 20% टैरिफ देकर अपना कपड़ा अमेरिका में बेचेगा। भारत के गारमेंट सेक्टर को झटका लग सकता है। कंपनियां घाटे में जाएंगी तो नौकरियां जाएंगी। किसकी छवि को चमकाने के लिए यह सब नहीं बताया जा रहा है? समाचार एजेंसी पीटीआई में एफआईईओ के महानिदेशक अजय सहाय का बयान छपा है कि टैरिफ बढ़ाने से बहुत बड़ा झटका लगेगा। अमेरिकी बाजार की तरफ जाने वाले 55% शिपमेंट पर असर पड़ने वाला है। इससे भारत के उत्पादों की लागत अमेरिका में 30 से 35% बढ़ जाएगी उन देशों की तुलना में जिन पर टैरिफ कम है। भारत और ब्राजील पर ही 50% टैरिफ है जो कि सभी देशों में सबसे ज्यादा है।
लेकिन जिन देशों पर कम टैरिफ लगा है वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अमेरिका में भारत के प्रतिद्वंदी हो जाएंगे। इस सूची को ध्यान से देखिए। म्यांमार पर 40% का टैरिफ है, थाईलैंड कंबोडिया पर 36%, बांग्लादेश पर 35%, इंडोनेशिया पर 32%, चीन और श्रीलंका पर 30%, मलेशिया पर 25%, फिलीपींस और वियतनाम पर 20% टैरिफ है। गोदी मीडिया की एक ही चिंता है, प्रधानमंत्री मोदी की छवि सबसे ऊपर रहे, वे हर हाल में साहसिक बहादुर बताए जाएं, उनकी चुप्पी को लेकर कोई सवाल ना हो। 80 से अधिक देशों की विदेश यात्राओं को याद कीजिए। आपको क्या क्या याद आ रहा है? भारतीय मूल के लोग स्वागत कर रहे हैं, उन्हें जुटाकर भाषण दिया जा रहा है, अनाप शनाप दावे हो रहे हैं। अमेरिका में कितने संगठन हैं, उनकी भी बोलती बंद है, उनका भी हाल लीजिए। डायस्पोरा को ताकत बताया जाने लगा, लेकिन डायस्पोरा भी चुप नजर आता है। एनआरआई को भारतवंशी का नाम दिया गया, भारतवंशी भी चुप है। एनआरआई सम्मेलनों का क्या नतीजा निकला? इतना पैसा फूंका गया। अब आपको समझ आया कि उस समय क्या चल रहा था, इस समय क्या हो रहा है। इन सब पर कितने हजार करोड़ रुपए फालतू में फूंके गए। अगर इस देश में जांच करने लायक कोई संस्था बची होती तो विदेश नीति के नाम पर न जाने कितना बड़ा घोटाला निकल आता। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी को यही याद दिलाना चाहिए कि फरवरी में उन्होंने व्हाइट हाउस में जो दावा किया उसका क्या हुआ। क्या आप ऐसे ही कुछ भी भाषण देते हैं या उसके पीछे कोई होमवर्क भी होता है? और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही। नई ऊंचाई, वही ऊंचाई, गाढ़ प्रगाढ़, इन सब बेमतलब की बातों से भाषण को भर दिया जाता है और आज वह कुछ भी काम नहीं आ रहा, बेमतलब नजर आता है। पूरा पोस्टर फट चुका है और उस पोस्टर से कोई हीरो नजर नहीं आ रहा। भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर विदेश नीति की जो फिल्म आपको 11 साल से दिखाई जा रही थी, जिस फिल्म के आयोजन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उस फिल्म का पोस्टर फट चुका है। किसी के पास जवाब नहीं, ट्रंप से रिश्ते क्यों खराब हुए। क्या भारत इतना कमजोर हो चुका है कि डेड इकोनॉमी कहने पर भी ट्रंप का नाम लेकर जवाब नहीं दे सकता? ईडी और ईसी के दम पर राजनीति करने से शक्ति नहीं आती। शक्ति आती है राजनीति को नैतिकता और तर्क के आधार पर करने से। यही वो शक्ति नहीं बची है जिसके कारण उन लोगों से बहिष्कार नहीं हो पा रहा जो मालदीव, चीन, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के बहिष्कार की राजनीति करते हैं, ट्रेंड चलाते हैं और फिर दुबई जाकर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने पर चुप हो जाते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।